Hello guys, how are you? I hope you are doing well. My name is Amit Savai and welcome our channel Awesome Chemistry. So दोस्तों फटाफट देख लेते हैं हम लोगों ने कल के टॉपिक्स में क्या लिया था। कल के टॉपिक्स में हम लोगों ने एंजाइम कैटालिसिस लिया था। एंजाइम कैटालिसिस आप लोगों को पता होगा क्या रहता है। तो कल हम लोगों ने एग्जैक्ट ग्राफिक्स के माध्यम से देखा था कि एंजाइम कैटालिसिस कैसे वर्क करता है। फिर भी एक बार रिवीजन के लिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मान लो कुछ ऐसे एंजाइम कैटालिसिस रहते हैं और दो मॉलिक्यूल यहाँ पे आते हैं। ये दो मॉलिक्यूल एंजाइम कैटालिसिस के अंदर जाते हैं। एंजाइम कैटालिसिस उन दोनों के बीच में बॉन्ड बना के नए मॉलिक्यूल फॉर्म होके वो नया मॉलिक्यूल चला जाता है और यही प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहती है। हम लोगों ने कल के लेक्चर में डिटेल में एंजाइम कैटालिसिस को देखा था। उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। हम लोगों ने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। उसमें क्या मेन पॉइंट्स कौन से थे? मेन पॉइंट्स थे कि एट हायर टेम्परेचर एंजाइम्स प्रॉपरली वर्क नहीं करते। फेवरेबल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास और जो पीएच स्केल रहती है इसकी पीएच स्केल कितनी 6 to 8 के आसपास ये अच्छे से वर्क करते हैं। अगर पीएच इससे ज़्यादा या कम हुआ तो ये प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं। और हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स देखे थे। फॉर एग्जांपल एक्टिवेटर देखे थे, इनहिबिटर देखे थे। एक्टिवेटर ऐसे सब्सटेंसेस रहते हैं जो एंजाइम्स को हेल्प करते हैं। इनहिबिटर ऐसी चीज़ रहती है जो एंजाइम्स को अपना काम प्रॉपरली नहीं करने देती। और उसके बाद हम लोगों ने एंजाइम ऑफ कैटालिस मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस हम लोगों ने देखा था। मैकेनिज्म में हम लोगों ने क्या देखा था? जैसे छोटे बच्चे पजल पीसेस का गेम खेलते हैं वैसे ही एंजाइम्स पजल पीसेस की तरह ही मॉलिक्यूल को ज्वाइन करती है। वो हमने मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस में देखा था। और कैटलिस्ट इन इंडस्ट्री ये टॉपिक जस्ट एक बार हमने लुक ओवर किया था इस टॉपिक के ऊपर। और हम लोगों ने कौन से देखे थे? देखो, हम लोगों ने हेबर्स प्रोसेस देखा था, ऑसवाल्ड प्रोसेस देखा था और फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 देखा था मतलब सिर्फ देखा ही था। मैंने बोला था आप लोगों को कि आप लोग पढ़ के आओ और फिर कल इसी टॉपिक से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम इसी टॉपिक को लेके आगे जाएंगे। आज स्टार्ट करेंगे हेबर्स प्रोसेस से। देखेंगे हेबर्स प्रोसेस इंडस्ट्री में कैसे वर्क करती है और देखते हैं आज कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। आज टोटल इतने टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। हेबर्स प्रोसेस होगा, कोलाइड्स, classification of colloids, classification based on the physical state of dispersed phase and dispersion medium, classification based on the type of particles of the dispersed phase, multimolecular, micromolecular and associate colloids। तो दोस्तों कंटिन्यूस एंडिंग तक देखते रहना, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आज का। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक फ्रॉम हेबर्स प्रोसेस। तो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ हेबर्स प्रोसेस एक्चुअली क्या रहती है। तो हेबर्स प्रोसेस बोले तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया और अमोनिया की काफ़ी ज़रूरत इंडस्ट्री में होती है। तो एग्जैक्ट मैं वे आपको बताता हूँ कि रिएक्शन के थ्रू अमोनिया कैसे फॉर्म होता है और इंडस्ट्री में अमोनिया कैसे फॉर्म किया जाता है। देखो एक्चुअली आप लोगों को ये दो रिएक्शन ध्यान में रखनी है। N2 प्लस थ्राइस H2 gives twice NH3 और ये जो रिएक्शन होता है ये Fe कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में होता है। ये फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की मेन रिएक्शन है। और यहाँ पे जो H2 यहाँ पे जो होता है H2 फॉर्म करने का अलग तरीका होता है। H2 फॉर्म ऐसे किया जाता है, मान लो मीथेन के साथ स्टीम की अगर रिएक्शन की जाए तो H2 और कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होते हैं और बाद में कार्बन मोनोऑक्साइड को अलग किया जाता है और ऐसे H2 फॉर्म होता है। और ये फॉर्म हुआ जो H2 है वो H2N2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं। और ये जो नाइट्रोजन है ये कैसे फॉर्म करते हैं? ये एक्चुअली फॉर्म नहीं करते, नेचर में ऑलरेडी नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है। तो हम सिर्फ इस रिएक्शन से H2 फॉर्म करते हैं और जो नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन के साथ H2 की रिएक्शन करते हैं और फिर ट्वाइस NH3 फॉर्म होता है। ये तो हुई थ्योरेटिकल बातें, लेकिन इंडस्ट्री में जो अमोनिया फॉर्म होता है, अमोनिया कैसे फॉर्म होता है ये एक बार हम
देख लेते हैं। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अमोनिया बोले तो NH3। और ये जो हेबर प्रोसेस है, ये एक्चुअली फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया दो साइंटिस्ट ने किया था। एक का नाम था हेबर और दूसरे का था बॉश। इन दो साइंटिस्ट ने मिलके हेबर प्रोसेस का इन्वेंशन किया है और उन दोनों को केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। और ये सबसे बेसिक रिएक्शन थी हेबर्स प्रोसेस की। और ये है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। अब रिएक्शन स्टार्ट होंगी। देखो ध्यान से देखो क्या होता है एक्चुअली। अमोनिया जब इन दो रिएक्शन से फॉर्म किया जाता है तो अमोनिया को लिक्विफाइड करके फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब जो अपने को अमोनिया का प्रोडक्ट मिलता है वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है। लेकिन ये जो रिएक्शन रहती है ये रिवर्सिबल रिएक्शन रहती है। इसलिए कुछ मॉलिक्यूल जो रहते हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो उनको रिटर्न रिसाइकल के लिए भेज दिया जाता है। और ये जो रिएक्शन रहती है ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रहती है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, ली चैप्टर प्रिंसिपल के हिसाब से ये रिएक्शन वर्क करते हैं। ली चैप्टर मतलब ये रिएक्शन हाई प्रेशर पे होना इंपॉर्टेंट रहता है। हाई प्रेशर पे क्यों? क्योंकि जब रिएक्शन हाई प्रेशर पे करते हैं तो जहाँ पे कम नंबर ऑफ मोल्स रहते हैं उस डायरेक्शन में वो जो रिएक्शन है वो शिफ्ट होती है। इसलिए एक्सट्रीम हाई प्रेशर डेवलप करना इंडस्ट्री के लिए काफ़ी महंगा होता है। तो इसलिए प्रेशर में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके 200 एटमॉस्फेयर पे वो रिएक्शन हम करते हैं, क्योंकि एक्सट्रीम हाई प्रेशर डेवलप करना काफ़ी एक्सपेंसिव होता है इंडस्ट्री के लिए। और ये जो टेम्परेचर रेंज है, टेम्परेचर रेंज भी एक्चुअली उसके लिए 700 डिग्री सेल्सियस आइडियल टेम्परेचर रहता है। लेकिन इतना टेम्परेचर डेवलप करना भी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। इसीलिए थोड़ा टेम्परेचर में भी कॉम्प्रोमाइज़ करके अराउंड 400 टू 450 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर रख के ये रिएक्शन की जाती है। मतलब टेम्परेचर होगा 400 टू 450 और प्रेशर होगा अराउंड 200 एटमॉस्फेयर। और ये इकोनॉमिकल रहता है इंडस्ट्री के लिए टू फॉर्म द अमोनिया। ठीक है। और ऐसे दो रिएक्शन से ही अमोनिया फॉर्म होता है। और ये रिएक्शन एफी कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में होता है। अगर फाइनली कंक्लूड की जाए सारी चीज़ें तो दो रिएक्शन आपको मैंने पहले ही बता दिया, आपको ध्यान में रहेंगी। और ये रिएक्शन 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे हम करवाते हैं और टेम्परेचर रहता है 400 टू 450 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गई अपनी हेबर्स प्रोसेस। अब देखते हैं कोलॉइड्स क्या रहते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं, जो सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्यूशन के एक्चुअली तीन टाइप होते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, सॉल्यूशन के टोटल तीन टाइप होते हैं। एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, एक होता है कोलाइडल सॉल्यूशन,
और एक होता है सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन बोले तो क्या रहता है, लिक्विड के अंदर लिक्विड या गैस के अंदर गैस, मतलब ऐसा समझो सोल्यूट इतना फाइन होता है कि वो सॉल्वेंट में दिखाई नहीं देता। मान लो शरबत, जब हम शरबत को देखते हैं अपने को शरबत के अंदर कुछ पार्टिकल्स दिखते हैं क्या? नहीं, कुछ पार्टिकल्स नहीं दिखते, राइट। तो ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है, जो सोल्यूट होता है उस सोल्यूट का जो साइज होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। सोल्यूट का साइज जो होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो कोलाइडल सॉल्यूशन का बेस्ट एग्जांपल होता है प्रोटीन शेक। आप लोग एक बार प्रोटीन शेक देख लो कैसा रहता है। तो सोल्यूट की जो साइज है वो कम ही रहती है, लेकिन वो अपने को दिखती है जब हम प्रोटीन शेक को अगर देखा तो यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन में जो सोल्यूट का जो साइज होता है वो 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में रहता है। ये रहता है कोलाइडल सॉल्यूशन में सोल्यूट का साइज। और जो सस्पेंशन रहता है, सस्पेंशन का अगर बेस्ट एग्जांपल अगर लिया जाए तो वो होगा सैंड प्लस वाटर। आप पानी में सैंड डालो, आपको डायरेक्टली सैंड के पार्टिकल्स दिखाई देंगे। तो इस केस में हम बोलेंगे सोल्यूट की जो साइज होती है वो साइज कितनी होती है, मोर देन 1000 नैनोमीटर। ठीक है, समझा आपको एग्जैक्ट कोलाइड्स क्या होते हैं? कोलाइड्स बोले तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन बोले तो क्या रहता है, जहाँ पे सोल्यूट की जो साइज होती है वो साइज होती है 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है। तो नेक्स्ट पार्ट है कोलाइड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग क्राइटेरिया: physical state of dispersed phase and dispersion medium, nature of interaction between the dispersed phase and dispersion medium, टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज। देखो मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअली ये डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम क्या रहता है। अभी 2 मिनट पहले मैंने बोला था सोल्यूट और सॉल्वेंट, राइट। अब देखो जो सोल्यूट होता है, सोल्यूट आप सब लोगों को पता होगा, सोल्यूट को ही कोलाइडल सॉल्यूशन में बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, और सॉल्वेंट को क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट को बोलते हैं डिस्पर्स्ड मीडियम। ठीक है, यहाँ पे आपको दो चीजें दिखाई दे रही होंगी, फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। तो डिस्पर्स्ड फेज बोले तो क्या होगा, ये होगा सोल्यूट। डिस्पर्शन मीडियम या डिस्पर्स्ड मीडियम भी हम उसको बोल सकते हैं। डिस्पर्शन मीडियम को हम क्या बोलेंगे, ये होगा सॉल्वेंट। और डिस्पर्स्ड फेज प्लस डिस्पर्शन मीडियम, ये दोनों को हम क्या बोलेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन, डिस्पर्स्ड फेज प्लस डिस्पर्शन मीडियम इज इक्वल टू कोलाइडल सॉल्यूशन। तो यही कोलाइडल सॉल्यूशन के अलग अलग फॉर्म होते हैं और ये अलग अलग क्लासिफिकेशन इस टेबल में दी गई है। यहाँ पे ध्यान में देखना, डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्स्ड फेज का देखो मीडियम यहाँ पे दिया हुआ है। डिस्पर्स्ड फेज बोले तो सोल्यूट का मीडियम आसान लैंग्वेज में, डिस्पर्जन मीडियम बोले तो सॉल्वेंट का यहाँ पे फेज बोला गया है कौन सा होगा तो, और ये कौन से टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन होगा। देखो डिस्पर्स्ड फेज अगर सॉलिड होगा, डिस्पर्शन मीडियम ही भी सॉलिड होगा, मतलब सॉलिड सॉल्वेंट के अंदर सॉलिड सोल्यूट डाला तो वो कौन से टाइप ऑफ सॉल्यूशन होगा, वो सॉलिड सॉल्यूशन होगा, राइट। उसके एग्जांपल मान लो ग्लास, जेम स्टोन्स, राइट, सॉलिड के अंदर सॉलिड का सॉल्यूशन। ठीक है, देखो यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज बोले तो सोल्यूट मान लो सॉलिड है और डिस्पर्शन मीडियम मान लो लिक्विड है। तो सॉलिड के अंदर अगर लिक्विड के अंदर हमने सॉलिड डाला, मतलब लिक्विड सॉल्वेंट लिया और
उसमें सोल्यूट सॉलिड डाला तो अपने को क्या मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपली सॉल्यूशन। उसके फॉर एग्जांपल पेंट से, सेल्फ फ्लूइड से, आपको पता है जो एशियन पेंट्स वगैरह रहते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं। आप कभी एशियन पेंट्स के शॉप में जाइएगा, वहाँ पे उनके पास सारे पेंट्स का लिक्विड सेम रहता है, ठीक है, लेकिन आपको जो कलर चाहिए उस कलर का एक छोटा सा क्यूब वो लोग उसमें डाल देते हैं और फिर उस सॉल्यूशन को कलर आ जाता है। मान लो जैसे होटल में सारे सब्जी की ग्रेवी जो रहती है वो सेम रहती है। मान लो लॉकडाउन के बाद आप लोग होटल में चले गए और यहाँ पे सारे सब्जी की जो ग्रेवी है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। अगर आप लोगों ने पनीर की सब्जी मांगी तो इसमें वो लोग पनीर के टुकड़े डाल देंगे, अगर आपने आलू की सब्जी मांगी तो इसमें वो लोग आपको आलू डाल के दे देंगे। मतलब ये क्या एग्जाम्पल हुआ, सॉलिड इनटू लिक्विड, ठीक है। उसके बाद देखो, गैस सॉल्वेंट में अगर सॉलिड हमने डाला तो उसको हम बोलेंगे एयरसोल, ठीक है। उसका बेस्ट एग्जाम्पल है स्मोक, डस्ट, ठीक है। और वैसे भी अपने अकोला में काफ़ी डस्ट आप लोगों ने अभी तक एक्सपीरियंस की होगी। डस्ट बोले तो क्या रहता है, गैस, गैस बोले तो अपनी हवा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और उसके बीच में फाइन पार्टिकल्स रहते हैं, उसको बोलते हैं डस्ट, जो अकोला में काफ़ी ज़्यादा रहती है। अगर मान लो आपने सॉलिड सॉल्वेंट में लिक्विड अगर डाला तो वो क्या होगा, वो होगा जेल, ठीक है। जेल आप लोगों को पता होगा जेल एग्जैक्टली कैसे रहता है। तो जेल का अगर बेस्ट एग्जांपल देखा जाए तो क्या है, चीज, बटर, जेलीज, चीज बटर जेलीज ये भी जेल में ही आते हैं। अगर आपने लिक्विड के अंदर लिक्विड डाला तो क्या होगा, इम्यूल्जन उसको बोलते हैं। उसका बेस्ट एग्जांपल होगा मिल्क, हेयर क्रीम। मिल्क क्या, मिल्क के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। मिल्क एक्चुअली दो तीन मिल्क की अलग अलग कंडीशन रहती है। उसके बाद अगर गैस सॉल्वेंट में हमने अगर लिक्विड डाला तो उसको क्या बोलेंगे, एयरसोल। ये उसका बेस्ट एग्जांपल है फॉग, क्लाउड, ठीक है, ये ध्यान में रखना। मान लो हम लोगों ने सॉलिड सॉल्वेंट में गैस का सोल्यूट डाला तो अपने को क्या मिलेगा, उसको हम बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, क्यूमाइस, स्टोन, फोम, रबर, ये उसके बेस्ट एग्जांपल है। हाँ, रबर वैसे ही बनाया जाता है, एक सॉलिड रहता है और उस सॉलिड के अंदर गैस डाली जाती है और फिर जो भी फॉर्म होता है उसको हम रबर बोलते हैं। और मान लो किसी लिक्विड के अंदर आप लोगों ने गैस डाला, मान लो लिक्विड सॉल्वेंट है और उसमें सोल्यूट गैस डाला, तो जो भी फॉर्म होता है वो क्या फॉर्म होता है, फोम, उसको हम फोम बोलते हैं। उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, फ्रोथ, व्हिप क्रीम, सोप, लेदर, ये उसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। समझा आप लोगों को, एक इजी टॉपिक था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आया है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो ये पूरी थ्योरी आपको 1 मिनट में मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली क्या रहता है इस पर्टिकुलर टॉपिक में या इस चैप्टर में। ऐसा मान लो कि दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट ऐसा जिसको वाटर पे या किसी भी लिक्विड पे प्रेम हो, राइट। और एक ऐसा कंपोनेंट जो वाटर से डरता हो, ठीक है, या किसी भी लिक्विड से डरता हो। तो ये दो कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में यहाँ पे बात की है। देखो वन बाय वन देखेंगे। ये फर्स्ट इसमें क्या बोला है, लव लायोफिलिक कोलाइड्स। लायोफिलिक कोलाइड्स देखो एग्जैक्टली क्या रहता है आपको बता देता हूँ। देखो इसका स्पेलिंग ये है, LYO PHILIC, लायोफिलिक कोलाइड। अब ये है लायो। लायो का मीनिंग क्या रहता है,
लायो का मीनिंग रहता है लिक्विड, और बाद में ये वर्ड क्या है, फिलिक। वैसे PHIL, फिल का मीनिंग क्या रहता है, टू लव। ठीक है, मतलब ऐसे कुछ कोलाइडल सॉल्यूशन जो लिक्विड को प्यार करते हैं मतलब वो लिक्विड की ओर अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसका बाद में काम आने वाला है, ये काम में आने वाला है। तो लायोफिलिक कोलाइड्स बोले तो ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन जो लिक्विड की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, समझा आप लोगों ने, ये चीज काम में आने वाली है, ये दो बातें ध्यान में रखना। लायो बोले तो लिक्विड, फिल बोले तो टू लव, और इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो क्या होगा, लायोफिलिक कोलाइड्स। अब आते हैं लायोफोबिक कोलाइड्स। देखो, एल इसका स्पेलिंग क्या है, LYOPHOBIC। लायो, लायो बोले तो क्या होगा, लिक्विड। ठीक है, फोबिक, फोबिक ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, ये वर्ड आया है फोबिया से। फोबिया बोले तो क्या रहता है, डर, मतलब लिक्विड को डरने वाले। ठीक है, या हम बोलेंगे उसको कि लिक्विड से रिपेल करने वाले। ठीक है, लायोफिलिक बोले तो लिक्विड की ओर अट्रैक्ट होने वाले, और लायोफोबिक बोले तो लिक्विड से रिपेल होने वाले। ये दो टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं। और ये क्लासिफिकेशन किसके बेस के ऊपर किया है, इंटरएक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, इनके ऊपर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, समझे आपको। लायोफिलिक, लायो बोले तो लिक्विड, फिलिक बोले तो टू लव, लिक्विड को लव करने वाले, लिक्विड की ओर अट्रैक्ट होने वाले। लायोफोबिक, लायो बोले तो लिक्विड, फोबिक बोले तो फोबिया, फोबिया बोले तो फियर, मतलब लिक्विड को डरने वाले। ये चीज ध्यान में रखना, बाद में ये चीज काफी काम आने वाली है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन किया है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज, मल्टीमोलिकुलर, माइक्रोमोलिकुलर एंड एसोसिएट कोलाइड्स। ठीक है, ये काम की बात है। देखो यहाँ पे हमने शुरुआत में ही देखा था कि तीन टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन बोले तो जहाँ पे सोल्यूट की जो साइज है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या बोला था, देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के तीन टाइप मैंने बताए थे। पहला होता है ट्रू सॉल्यूशन, जहाँ पे साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होती है। सेकंड हमने देखा था कोलाइडल सॉल्यूशन, जहाँ पे सोल्यूट की साइज कितनी होती है, कोलाइडल सॉल्यूशन में सोल्यूट की साइज होती है 1 to 1000 नैनोमीटर। ठीक है, और थर्ड हम लोगों ने कौन सा सॉल्यूशन देखा था, सस्पेंशन। सस्पेंशन में सोल्यूट की साइज कितनी होती है, सोल्यूट की साइज होती है ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। ठीक है, समझा आपको। तो देखो यहाँ पे इसी से रिलेटेड बात हो रही है। देखो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स क्या रहते हैं, ऑन dissolution, a large number of atoms or smaller molecule of a substance aggregate together to form a species having size in the colloidal range. The species thus formed are called multimolecular colloids. देखो आप लोगों को ध्यान में रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे उसके नाम में ही सारी चीज़ें दी है। मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड्स, मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड्स बोले तो क्या रहते हैं, ये एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल्स होते हैं। मान लो हम लोगों ने एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल किसी लिक्विड के बीच में डाल दिए। ठीक है, एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल्स बोले तो इन पार्टिकल का जो साइज है वो अभी लेस देन 1 नैनोमीटर है। अब ये कौन से टाइप में आएंगे, ये ट्रू सॉल्यूशन में आएंगे। ठीक है, लेकिन मान लो लिक्विड में जाने के बाद इन सब लोगों ने एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना दिए। ठीक है, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना देने के बाद इस मॉलिक्यूल का जो साइज है वो साइज बढ़ जाएगा, और मान लो साइज बढ़ते बढ़ते इन मॉलिक्यूल का साइज अगर ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर हुआ, मतलब 1 से लेके 1000 नैनोमीटर तक हुआ, तो ये मल्टी मॉलिक्यूल्स ट्रू सॉल्यूशन में से कोलाइडल सॉल्यूशन में आ जाएंगे।
और इसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। ठीक है, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स में क्या होता है, पहले स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, फाइन होते हैं और ट्रू सॉल्यूशन में आते हैं, लेकिन सॉल्यूशन में जाने के बाद सोल्यूट पार्टिकल एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बना के खुद की साइज बड़ी करते हैं। अब खुद मॉलिक्यूल की साइज बड़ी हुई, वो वो ट्रू सॉल्यूशन में नहीं रहेगा, वो क्या होगा, वो कोलाइडल सॉल्यूशन में जंप हो जाएगा बोले तो हम थेरोटिकली उसको ट्रू सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, हम उसको कोलाइडल सॉल्यूशन बोलेंगे। ये होता है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, जहाँ पे मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बॉन्ड करके अपना साइज बढ़ा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या है, उसके बाद उन्होंने बोला है मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड। देखो माइक्रोमोलिकुलर कोलाइड क्या रहता है, यहाँ micromolecules in suitable solvents form solution in which the size of micromolecules may be in the colloidal range. Such systems are called micromolecular colloids. These colloids are quite stable, resemble true solution in many respects. Example of naturally occurring micromolecule are starch, cellulose, protein, and enzymes. And those of man-made micromolecular are polythene, nylon, पॉलीस्टीरीन, सिंथेटिक रबर एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें डेफिनेशन में सारी चीज़ें है। माइक्रोमोलिक्यूल्स बोले तो ऐसे सुटेबल सॉल्वेंट में डाले जाते हैं जिनकी साइज कोलाइडल रेंज में आ जाती है। मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन की रेंज क्या होती है, 1 to 1000 नैनोमीटर। मतलब ऐसे सॉल्यूशन जहाँ पे सोल्यूट की जो साइज है वो ऑलरेडी 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में आती है, तो हम उसको बोलेंगे मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। ठीक है, ये मोस्ट स्टेबल होते हैं और ट्रू सॉल्यूशन से रिसेम्बल होते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, आप लोगों ने रट लेना। उसके बाद एक काम की चीज आती है यहाँ पे, वो काम की चीज ये है एसोसिएटेड कोलाइड्स। ठीक है, उसको मिसल्स भी बोलते हैं। एसोसिएटेड कोलाइड्स के ऊपर आईआईटी में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से देखना एसोसिएटेड कोलाइड्स क्या रहते हैं। तो देयर आर सम सब्सटेंसेस व्हिच एट लो concentrations behave as a normal strong electrolytes but at higher concentration exhibit colloidal behavior due to the formation of aggregates। इस सेंटेंस का मीनिंग समझा आप लोगों को क्या रहता है, देखो देयर आर सम सब्सटेंसेस व्हिच एट लो कॉन्सेंट्रेशन बिहेव एज अ नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। यहाँ पे वो एज ए इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग पता है आप लोगों को क्या रहता है, इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग रहता है कि कैटायन और एनायन। और यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना, अगर वो इलेक्ट्रोलाइट है तो वो ट्रू सॉल्यूशन में ही आएगा, वो कोलाइडल सॉल्यूशन में नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, ये जो कैटायन और एनायन है ये एक दूसरे से अपार्ट होकर फास्टली मूव करते हैं, इसलिए ये ट्रू सॉल्यूशन में आएगा। मतलब इनकी जो साइज है वो लेस देन 1 नैनोमीटर ही होंगी। अब देखो क्या होता है आगे, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। लो कॉन्सेंट्रेशन पे ये लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जैसा बिहेव करते हैं। मतलब इनके सारे कैटायन आयन एनायन एक दूसरे से अपार्ट रहते हैं और इनकी जो साइज रहती है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होती है। बट एट हायर कॉन्सेंट्रेशन एग्जिबिट्स कोलाइडल बिहेवियर। मान लो यहाँ पे अगर सिर्फ 2 ही लोग थे, एक एनायन था और एक कैटायन था, अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इनका बढ़ाया जाए, ठीक है, अब कॉन्सेंट्रेशन इनका अगर बढ़ाया जाए तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स। फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स मतलब इनका अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया जाए तो ये एक दूसरे के साथ ही क्या करते हैं, बॉन्ड बना देते हैं। अब एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो क्या होगा, इनका साइज बढ़ जाएगा। अब तो इनका साइज अगर बढ़ गया तो ये ट्रू सॉल्यूशन में नहीं रहेंगे, ये कोलाइडल सॉल्यूशन में रहेंगे। मान लो इन्होंने आपस में ही बॉन्ड करके खुद की ही साइज बढ़ा दी,
इनकी साइज पहले थी, मान लो इन कैटायन एनायन की पहले साइज थी 0.5 नैनोमीटर, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, अब इतने सारे कैटायन एनायन आ गए। अब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के बाद इन लोगों ने एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग भी कर ली। अब बॉन्डिंग करने के बाद इस मॉलिक्यूल की मान लो साइज आ गई 2 नैनोमीटर। तो हम इसको क्या बोलेंगे, अब ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे क्या हम इसको? नहीं, हम उसको बोलेंगे अब कोलाइडल सॉल्यूशन। मतलब एसोसिएटेड कोलाइड्स ऐसे रहते हैं जो लो कॉन्सेंट्रेशन में एज ए इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करते हैं, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के बाद ये कोलाइडल पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करके खुद की साइज बढ़ा देते हैं, और फिर हमें उनको क्या बोलना पड़ता है, एसोसिएटेड कोलाइड्स। ठीक है, मान लो ये ऐसा ही होगा कि एक बच्चा है जो पहले लॉकडाउन के पहले पतला था, और अब लॉकडाउन के बीच में उसने खुद का वेट काफी गेन किया। अब गेन करने के बाद हम उसको लॉकडाउन के बाद अगर फिर से देखा तो हम उसको पतला थोड़ी बोलेंगे, राइट? हम उसको और कुछ बोलेंगे, मोटा बोलेंगे उसको, अगर वो मोटा हुआ होगा तो यही बात यहाँ पे एसोसिएटेड कोलाइड्स में होती है। ठीक है, और यहाँ पे और चीजें दी है एसोसिएटेड कोलाइड्स में। द एग्रीगेट पार्टिकल दस फॉर्म आर कॉल्ड मिसल्स। मतलब ये जो एग्रीगेट पार्टिकल्स बोले तो इन सारे पार्टिकल्स ने जो ग्रुप बनाया है एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करके, उस ग्रुप को क्या बोलेंगे हम? मिसल। ठीक है, these are also known as associated colloids. The formation of micelles take place only above a particular temperature called क्राफ्ट टेम्परेचर। ये जो मिसल्स का जो फॉर्मेशन होता है ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही होता है, और इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? क्राफ्ट टेम्परेचर। एंड अबव अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन कॉल्ड क्रिटिकल मिसल्स कॉन्सेंट्रेशन, उसको बोलते हैं CMC। ऑन डाइल्यूशन दिस कोलाइड्स रिवर्ट बैक टू द इंडिविजुअल आयंस। मान लो इसको हमने डाइल्यूट किया, डाइल्यूट करने के बाद क्या होगा, ये फिर से अपना एक दूसरे के साथ बॉन्ड तोड़ देंगे, और फिर ये उनका साइज स्मॉल होके ये फिर से ट्रू सॉल्यूशन की कैटेगरी में चला जाएगा, और उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और इसका उन्होंने बेस्ट एग्जाम्पल दिया है सोप। ठीक है, और फॉर द सोप CMC 10-4 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअली ये 10⁻⁻⁴ है। ठीक है, और ये 10⁻⁻3। ठीक है, इतने मोल पर लीटर होते हैं। अब IIT में जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन एग्जैक्टली एसोसिएटेड कोलाइड्स के ऊपर नहीं था, ये क्वेश्चन था सोप के ऊपर कि सोप की वर्किंग कैसे रहती है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था। आपको पता है सोप कैसे वर्क करता है? सोप बोले तो साबुन। तो देखो आपको मैं डिटेल में बता देता हूँ साबुन का एग्जैक्ट वर्किंग कैसे रहता है, ध्यान से देखिएगा। देखो सोप बोले तो होता है RCOOH का ग्रुप होता है, और RCOOH की एक लॉन्ग चेन फॉर्म होती है। ठीक है, अब जब ये RCOOH की लॉन्ग चेन फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं फैटी एसिड। अब देखो क्या होता है, मान लो एक RCOOH की लॉन्ग चेन है, R बोले तो मिथाइल ग्रुप, RCOOH की एक लॉन्ग चेन है, उसका अगर NaOH के साथ रिएक्शन किया जाए तो क्या मिलता है? RCOO निगेटिव और Na पॉजिटिव, ये प्रोडक्ट अपने को मिलता है। ठीक है, और इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं सोप।
अब देखो, मान लो यहाँ पे आर सी डब्ल्यू ओ एच का रिएक्शन NaOH के साथ किया। मान लो आर सी डबल ओ एच का रिएक्शन NaOH के बदले KOH के साथ किया रहता, तो अपने को क्या मिलेगा? आर सी डबल ओ निगेटिव और के पॉजिटिव। तो ऐसे दो टाइप के सोप होते हैं। ये जो सोप होता है ये लो क्वालिटी का सोप होता है, आर सी डबल ओ Na पॉजिटिव। और ये जो सोप होता है जो पोटेशियम से फॉर्म होता है, आर सी डबल ओ के पॉजिटिव, ये सोप जो होता है ये अच्छे क्वालिटी का सोप होता है। अब ये सोप वर्क कैसे करता है? मान लो हम बात कर रहे हैं रिन साबन की। रिन साबन से हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कपड़े धोते हैं। कपड़े कैसे धोते हैं? मान लो ये कपड़ा है, उसके ऊपर एक ऑयल का दाग लग गया है, तो हम लोग क्या करते हैं जनरली, उस ऑयल के दाग को सोप पहले रगड़ते हैं, फिर उसको पानी में डालते हैं, और पानी में डालने के बाद उसको अच्छे से घिसते हैं, और घिसने के बाद रगड़ने के बाद वो ऑयल का दाग चला जाएगा। अब ऑयल का दाग चला जाने के बाद हम लोग उसको सूखने के लिए डाल देते हैं। अब एग्जैक्टली ये सोप यहाँ पे क्या वर्क करती है ये हम देखेंगे। देखो ध्यान से देखना कैसा सीन होता है। तो शुरुआत में क्या होता है, ये जो हमारा सोप फॉर्म हुआ है, मान लो हमारा आर सी डबल ओ निगेटिव Na पॉजिटिव का एक सोप फॉर्म हुआ। आर बोले तो यहाँ पे एक लॉन्ग मिथाइल ग्रुप की चेन है, ठीक है। अब जब हम सोप अप्लाई करते हैं किसी कपड़ के ऊपर, तो इनडायरेक्टली हम रिएक्शन किसके साथ करते हैं? वाटर के साथ उसकी रिएक्शन करते हैं, राइट। अब वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद देखो क्या फॉर्म होता है। यहाँ पे एक लॉन्ग चेन तो रहती ही है, ठीक है। और उसके बाद मान लो ये ऑयल का दाग है जिसके ऊपर हम लोगों ने अपना साबुन लगाया हुआ है। और ये जो फॉर्म होता है वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद, वो क्या होता है? एक लॉन्ग चेन। और लॉन्ग चेन के बाद यहाँ पे एक एक इसका ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। अब ये स्ट्रक्चर कैसे क्या रहता है देखो, ये जो पार्ट रहता है ये आर सी डबल ओ एन ए का पार्ट रहता है। अब ये पार्ट को हम बोलेंगे, ये पार्ट रहता है लिकोफिलिक। लिकोफिलिक बोले तो ये पार्ट ऐसे फॉर्म होता है कि वो लिक्विड की ओर अट्रैक्ट होता है, ठीक है। हमने थोड़ी देर पहले देखा था। और ये जो पार्ट फॉर्म होता है ये पार्ट रहता है, इतना वाला जो पार्ट रहता है ये होता है ल्यूकोफोबिक, ठीक है। मतलब ये पार्ट जो होता है ये पानी से रिपेल करता है, पानी से ये डरता है। तो ऐसा इसका स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जब हम उसकी वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो। और जब ये मान लो एक ऑयल का दाग है, और इस ऑयल के दाग पे हम लोगों ने अपना रिन साबुन मान लो अप्लाई किया, तो अप्लाई करने के बाद क्या होता है, अप्लाई करने के बाद जो ये लिकोफोबिक पार्ट है, लिकोफोबिक पार्ट ऑयल के अंदर जाके बैठता है। ऑयल के अंदर जाके वो क्यों बैठेगा? क्योंकि वो लिक्विड से डरता है। वो लिक्विड से डरता है तो, और जब हम लोगों ने उसकी लिक्विड के साथ रिएक्शन की तो लिक्विड छोड़ के जो भी कोई मिला उसके साथ वो बॉन्ड बना देता है। मतलब ये जो है ये फटक से ऑयल के साथ बॉन्ड बना देगा। कौन सा पार्ट? ये लिकोफोबिक पार्ट, ठीक है, लिक्विड के साथ बॉन्ड बना देगा। और जो ये वाला पार्ट है लिकोफिलिक, जो लिक्विड से
अट्रैक्ट होता है ये पार्ट यहाँ पे ऐसे रहता है, ठीक है। और कई सारे इसके मॉलिक्यूल्स इसके आसपास लगे हुए रहते हैं, ठीक है ऐसे। और जब हम रगड़ते हैं तो रगड़ते वक्त क्या होता है, एक्चुअली हम इस पार्ट को रगड़ते हैं, लेकिन रगड़ते रगड़ते बेचारा ये ऑयल का मॉलिक्यूल भी उधर से निकल जाता है, ठीक है। जो क्लॉथ होता है क्लॉथ के सरफेस के ऊपर से निकल जाता है और फिर अपना क्लॉथ जो है वो अपने को साफ दिखाई देता है। मान लो आपने कभी ऐसा किया हो, एक ऑयल का दाग लगा है और उसको बस साबुन लगा दी, पानी में डाल दिया और उसको बिना रगड़े आप लोगों ने वैसे ही उसको सूखने के लिए डाल दिया, तो वो दाग नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन को आप कंप्लीट नहीं करते, ठीक है। आपको फटाफट फिर से एक बार बता देता हूँ। RCOO का H2O के साथ रिएक्शन करने के बाद कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ये जो आगे वाला सर्कल दिखाई रहता है वो लिकोफिलिक पार्ट रहता है, और जो पीछे वाला है वो लिकोफोबिक रहता है। लिकोफोबिक बोले तो लिक्विड से डरने वाला। अब ये रिएक्शन कैसे होती है, यहाँ पे ऑयल का दाग लगा हुआ है, तो जो लिकोफोबिक पार्ट है वो ऑयल के साथ बॉन्ड बना देता है, और जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो यहीं पे इस ऐसे स्ट्रक्चर से वो यहाँ पे रहते हैं। और जब हम रगड़ते हैं, रगड़ते टाइम हम इनडायरेक्टली इन पार्टिकल्स को निकालते हैं, और इन पार्टिकल्स को निकालते निकालते ये पार्टिकल इनके साथ बॉन्ड बना हुआ रहता है तो वो निकल जाता है। आपको एग्जैक्ट अभी पता चलेगा कि ये सोप का वर्किंग कैसे होता है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये है लॉन्ग चेन का फैटी एसिड जो हमने देखा। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो गए एक साइड पे, और दूसरे साइड पे क्या हुआ, ये देखो एक क्लॉथ यहाँ पे है और क्लॉथ को दाग लग गया है, ठीक है। और वो क्लॉथ हमने एक पानी में डाल दिया और उसके ऊपर साबुन से रगड़ा। साबुन से रगड़ने के बाद अब आप लोग ध्यान से देखिएगा कौन सा पार्ट उस ऑयल के साथ अटैच होने जा रहा है। तो ल्यूकोफोबिक जो पार्ट है वो ऐसे उस ऑयल के साथ, जो ऑयल क्लॉथ के ऊपर लगा है उसके साथ अपना बॉन्ड फॉर्म कर देगा, ठीक है। और ये जो बॉन्ड फॉर्म हो गया उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मिसल, ठीक है। ये जो सोप जो वर्क करता है ये इस मिसल के ऊपर बेस है। अब ये जो RCOO और ऑयल का जो भी बॉन्ड फॉर्म हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, मिसल। और जब हम उसको रगड़ेंगे, पानी से धोएंगे, तो क्या होगा, वो पूरा का पूरा मिसल निकल जाएगा, मतलब वो भी जो जितना भी डर्ट है वो डर्ट निकल जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही सोप वर्क करता है, देखा आप लोगों ने। और एडवर्टाइज में भी ऐसे ही दिखाते हैं, कुछ एडवर्टाइज मैंने देखे हैं इसी टाइप का स्ट्रक्चर वो लोग दिखाते हैं, ठीक है। और ये होता है एसोसिएटेड कोलेजन में। अब एक बार रिव्यू कर लेते हैं, आज हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक देखे। देखो हेबर्स प्रोसेस हम लोगों ने देखी। हेबर्स प्रोसेस में कौन सी दो रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी, देखो याद करो, N2 प्लस थ्राइस H2, ये रिएक्शन एक्चुअली ऐसी रहती है, वो कितनी है, ट्वाइस NH3, और ये Fe कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में होती है। और H2 कैसे फॉर्म होता है, H2 फॉर्म होता है मीथेन प्लस स्टीम, और फिर फॉर्म होता है H2 प्लस CO,
ठीक है, गैसियस स्टेट में, और ये भी सब गैसियस स्टेट में रहते हैं। और ये जो अमोनिया बाद में उसको लिक्विफाई करके लिक्विड फॉर्म में अपने को अमोनिया मिलता है इंडस्ट्री में। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स हम लोगों ने देखे। कोलाइड्स बोले तो क्या रहता है, सॉल्वेंट के अंदर ऐसे सोल्यूट जिनका पार्टिकल की जो साइज है वो 1 से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में रहती है। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स आप लोगों को पता होगा कौन से क्लासिफिकेशन थे। देखो, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में थे। ये वो सॉल्यूशन थे, सॉलिड के अंदर सॉलिड, लिक्विड के अंदर लिक्विड, सॉलिड के अंदर लिक्विड, गैस के अंदर सॉलिड, ये सारी चीजें वो थी। उसके बाद हम लोगों ने इंटरएक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम देखा था। डिस्पर्जन फेज में हम लोगों ने क्या दिखा था, डिस्पर्स फेज बोले तो क्या रहता है, सोल्यूट, और डिस्पर्जन मीडियम बोले तो क्या रहता है, सॉल्वेंट। तो लियोफिलिक कोलाइड्स और लियोफोबिक कोलाइड्स जो हमने अच्छी तरह से समझा। उसके बाद हमने मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स और माइक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स देखे। मल्टीमोलिकुलर बोले तो एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करके मल्टीमोलिक्यूल बनाएंगे और फिर साइज बढ़ गई तो उसको हम कहलाएंगे कोलाइडल पार्टिकल्स। माइक्रो बोले तो उसके नाम में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है। एसोसिएटेड कोलाइड्स अभी हम लोगों ने देखा, उसमें क्या रहता है, पार्टिकल्स लो कॉन्सेंट्रेशन पे तो इलेक्ट्रोलाइट जैसे बिहेव करते हैं, लेकिन हाइयर कॉन्सेंट्रेशन पे वो एज एग्रीगेट करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो एज अ कोलाइड सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने देखा सोप कैसे वर्क करता है। तो सोप, ध्यान से देखो, दो वे है सोप फॉर्म करने के। एक RCOOH की रिएक्शन KOH के साथ फॉर्म करके ये मिलेगा, या तो RCOOH जो ग्रुप है उसकी रिएक्शन NaOH के साथ फॉर्म करके ये मिलेगा। और इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करने के बाद ये कंडीशंस होती है, एक पार्ट लियोफिलिक रहता है, एक पार्ट लियोफोबिक रहता है। और फिर ये ऑयल के साथ लियोफोबिक पार्ट जो है वो बॉन्ड फॉर्म करता है, और जब हम रगड़ते हैं उसको तो वो ऑयल के साथ वो मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं, तो इस ऐसे क्लॉथ स्वच्छ होती है। ठीक है, और इतनी चीज़ हम लोगों ने आज देखी। ठीक है, तो आज हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। अपना ख्याल रखना, स्टे एट होम, बी हैप्पी, बी हेल्दी।